प्रदेश और इंडिया के बारे में सामान्य हम लोगों को परिचय देना है कि उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, क्या प्रमुख पर्यटन स्थल हैं और कितने जनपद हैं, उत्तर प्रदेश की सीमाएं किस प्रदेशों से लगती हैं, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, पर्यटन के संबंध में उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है। सबसे पहले आप लोग अपने शहर को जानिए, अपने जिले को जानिए, अपने गांव नगर, उसके अपने प्रदेश के बारे में, प्रदेश के बारे में, फिर दुनिया के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए यदि पर्यटन व्यवसाय और पर्यटन के क्षेत्र में आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि पर्यटन में पूरा का पूरा विश्व के तमाम लोगों से आपका वास्ता रहेगा। उत्तर प्रदेश के से तो पढ़ना ही है क्योंकि आपका प्रदेश है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके प्रदेश में कितनी नदियां हैं, कितने जनपद हैं, किस जनपद की क्या महत्ता है, आपका प्रदेश का क्या महत्व है, कैसे। अगर आपसे कोई जनपद के बारे में बोला तो आप एक बात में समझ जाइए कि आपके जनपद के आसपास भी कई सारी चीजें हैं, क्योंकि अब जो आपकी 2-3 दिन के बाद जो आपकी क्लासेस चलेंगी इसमें लगभग आपका सर्किट शुरू होंगे और ये सर्किट लगभग उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सर्किट बनाए गए हैं, पर्यटन परिपथ, और वो 12 सर्किट हैं और वो पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करते हैं। और उसका अभी आपके ग्रुप पर, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक बारकोड आएगा। उस बारकोड को आप लोग जैसे ही स्कैन करेंगे तो एक पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, यूपी टूरिज्म पॉलिसी नाम की बुक पीडीएफ फॉर्म में आपको आ जाएगी डाउनलोड करने के लिए। तो आप लोग उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, एक ही पेज पे आधे पेज में हिंदी है, आधे पेज में इंग्लिश है, और उस पूरी बुक को आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, क्योंकि आगे की क्लासेस आपकी उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपके 12 सर्किट बने हुए हैं उन्हीं पे ही पूरी की पूरी क्लास चलेगी। तो वो बारकोड अभी इस क्लास के बाद आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। अब हम उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे, और बताना तो हम लोगों को बहुत होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में भी, लेकिन चूंकि उसमें भी जैसे आपके अक्षांश, देशांतर, लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड, कैसे समय परिवर्तन होता है, फ्लाइट टाइमिंग, ये और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाती हैं बताना। तो हम लोग जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे एक दिन बीच में कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी बता देंगे, प्रमुख देश, उनकी आप लोग कुछ शहर याद कर लीजिए। जैसे आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के कई सारे शहर याद होंगे, ठीक है, इंग्लैंड के शहर याद होंगे, यूनाइटेड किंगडम के, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट होता है, वहां पे स्टेडियम। इसी तरीके से दुनिया में और भी देश हैं। अब आपसे हम बोलें कि स्पेन के कोई 5 शहरों के नाम बताइए, तो आप केवल मैड्रिड तो बता देंगे और कोई शहर नहीं बता पाएंगे। या यदि आप लोगों से बोला जाए कि दक्षिणी अमेरिका के कोई 10 देश बताइए, तो कोई दक्षिणी अमेरिका के कोई 5 ही देश बताइए, कौन बताएगा? कोई बताएगा? साउथ अमेरिका, मैं बताऊंगा। नाम बोलिए पहले। कार्तिकेय शर्मा। नाम बोलिए पहले। 38 रोल नंबर कार्तिकेय शर्मा। हाँ, राहुल का माइक ऑन क्यों ऑन हुआ? 75 अपना माइक ऑन करो राहुल। राहुल, हाँ बताइए। 32। ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया एंड सर नेमाडे, और सर एक और हो गए। और कोलंबिया के बाद कौन सा देश बताया आपने? सर नेमाड नाम भी है, नेमाडे नाम भी है। नेमाड नाम भी है, इस नाम का कौन सा देश है? और आगे बढ़िए, इसको कंफर्म कीजिए, नाम का देश नहीं है। और अर्जेंटीना 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 और कोलंबिया, अर्जेंटीना एंड सर साउथ अमेरिका एक कौन? उरुग्वे सर, उरुग्वे। हाँ, उरुग्वे, चिली, अर्जेंटीना। अब इन सब जगह की कैपिटल, ये सब वह देश हैं। यदि आप लोगों में से कोई फुटबॉल का शौकीन हो तो इन सभी देशों के में बहुत अच्छे तरीके से फुटबॉल खेली जाती है, जो फीफा वर्ल्ड कप होता है। कोपा अमेरिका टूर्नामेंट हुआ था सर अभी। कोपा अमेरिका टूर्नामेंट हुआ था सर अभी, जो जिसे अर्जेंटीना जीता है। अर्जेंटीना की कैपिटल कहाँ है? ब्यूनस मर्नेस सर। ब्यूनस मर्नेस नहीं है, फिर से देखिए। ब्यूनस तो ठीक बताया, दूसरा वर्ड आपने ठीक नहीं बताया, ठीक है।
तो ये आप लोग इनकी कैपिटल्स याद कीजिए। चिली की कैपिटल कहाँ है? ब्राजील का है। तो ये जब टूरिज्म में आप लोग आए हैं, एक दिन में याद नहीं होगा। इसके लिए एक अच्छा तरीका है, आप लोग एक मैप लगा लीजिए अपने घर के पास, दरवाजे के पीछे, जिसको आप रोज सुबह देखेंगे। एक पॉलिटिकल मैप लगाइए वर्ल्ड का, उसको रोज देखिएगा, तभी आपको जो भी आपके पास टूरिस्ट आएगा तब आपको उसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि पर्यटन भूगोल जो है, लोगों का बोलना, लोगों का खाना, लोगों का कपड़ा पहनना, लोगों का बिहेव, उनका रंग रूप, ये बहुत कुछ ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। आप लोगों में से ऐसा कोई है जो ज्योग्राफी से बीए या एमए किए हो या भूगोल थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो? कोई है ऐसा? तो 10th क्लास तक पढ़ा है सर हमने। अच्छा, आपने 10th क्लास तक पढ़ा है। देखिए, हाँ, कौन बोल रहे हैं? नाम बोलिए। 38। आपने किस क्लास तक ज्योग्राफी पढ़ी है? 10th तक पढ़ी है। 10th तक तो सबने पढ़ी होगी। 10th 12th तक तो लगभग सभी लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इसके बाद जो अगर ज्योग्राफी से कोई, देखिए पर्यटन भूगोल सब्जेक्ट है हमारा, इसका जिसका हमें आप लोगों को बताना है, इसका नाम है टूरिज्म ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पहले सामान्यतः कोई भी व्यक्ति का, अगर आप लोग कभी देखिएगा, चाइनीज, हमारे यहाँ के उत्तराखंड के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, इन लोगों की हाइट ज्यादा क्यों नहीं होती है? ऐसा नहीं कि उन लोगों का खाने पीने में कम है या वो है, ये पूरा का पूरा भौगोलिक प्रभाव है। और ऐसा क्या है कि अफ्रीकन के लोगों का कलर ज्यादा उनका ब्लैक होता है, यूरोपियों के लोगों का कलर ज्यादा, उनका स्किन अलग कलर की होती है। ये किसी का धर्म, मजहब, जाति वगैरह से नहीं होता है, ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन पे, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो उत्तर प्रदेश भी अगर आप ढंग से देखें, उत्तर प्रदेश 4 हिस्सों में विभाजित है सांस्कृतिक आधार पे। इसी तरीके से संस्कृति पनपी है, इसी तरीके से रहन सहन। उत्तर भारत के लोग अधिकांश धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में आपको खाना पीना भी अलग तरीके का मिलेगा, साउथ का खाना अलग मिलेगा, यूरोपियन खाना अलग मिलेगा। ये सब डिपेंड करता है वहां की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। यूरोप में वाइन पीना या लिकर वगैरह पीना उनका एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड होती है कि अगर वो नहीं पिएंगे तो ठंड से कैसे बचाव करेंगे। हम लोगों के यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन फिर भी लोग दारू ज्यादा पीते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, शौक के लिए, तो फिर बीमार होंगे। यूरोपियन लोग जब पीते हैं तो वो, उनका पीने का एक तरीका है, खाने के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, हमेशा मीट वगैरह नॉन वेज के साथ पिएंगे। हमारे यहाँ का एक तो वो क्वालिटी की शराब नहीं पिएगा, देसी ठर्रा लेके आएगा, नमक और प्याज के साथ चाट के खाएगा, तो मरेगा तो जरूर। जाड़ों में हम लोगों को जाड़ों के लिए अलग से हम लोगों का वो है। अमेरिकन लोग अलग तरीके से पहनते हैं, यूरोप के लोग कोट पैंट टाई पहनते हैं। अब हम लोगों ने कोट पैंट टाई को एक ऐसा वो बना दिया है कि मई जून में भी किसी ऑफिस या कॉर्पोरेट कल्चर में अगर जाइए, एयर कंडीशन नहीं है, वहां पे भी टाई पहनना है। आप वकीलों को देखिए, तो ये सारी की सारी पहनावा किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ा है। स्पेशली याद कीजिए, आजकल धर्म, और आप लोग जितने लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग अपने दिमाग को बहुत खुला रखिए। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, पर्यटन में जब लोग आए हैं, धर्म, मजहब, जात, इसको थोड़ा नीचे रख के सोचिए, अपने दिमाग को बड़ा रख के सोचिए, तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगा कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। अमेरिका में कभी भी कोई पूजा कराते हैं, अगर किसी पंडित जी से, अमेरिका में अगर आप लोगों के कोई जानने वाले हों, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो वो पंडित जी आएंगे पहले कोट पैंट में, लेकिन चूंकि पूजा पद्धति के लिए धोती कुर्ता पहन लेंगे, क्योंकि वो भारतीय पहनावा है, ठीक है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वहां पे अगर कोई पूजा पाठ करता तो धोती कुर्ता में ही रहे। तो ये पूरा का पूरा जो पहनावा है, आपका खाना पीना है, आपकी बोली है। अगर आप कभी पहाड़ी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल के लोगों को देखेंगे तो उन लोगों का होंठ थोड़ा कम खुलता है, उनका मुंह थोड़ा कम खुलता है, उन लोगों को वही शब्द अलग तरीके से बोलेंगे। और यदि आप उत्तर भारत के लोगों से मिलेंगे, वो लोग अलग तरीके से बोलेंगे, और साउथ इंडियन के लोगों से मिलेंगे तो वो लोग अलग तरीके से बोलेंगे। साउथ इंडियन के लोग अगर आप लोग मिलेंगे तो साउथ इंडियन के लोग हिंदी और इंग्लिश ही बोलते हैं, तो ऐसा लगेगा कि वो लोग गाना गा रहे हैं, क्योंकि साउथ इंडिया की जो भी भाषाएं हैं, स्पेशली आपकी तेलुगु किस राज्य में बोली जाती है?
तेलुगु किस राज्य में बोली जाती है? साकेर 106, बताइए तेलुगु किस राज्य में बोली जाती है? और मैंने जिससे पूछा साकेर 106 बताइए आप। तेलंगाना सही है, नहीं बताया। तेलुगु किस राज्य में बोली जाती है? साकेर नहीं आ रहे, कौन बताएगा? तमिलनाडु में बोली जाती है तेलुगु? तमिलनाडु सर, तमिलनाडु में तमिलनाडु में नहीं बोली जाती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, अब ऐसे आप एक एक करके जनाब तेलंगाना, रतन खड़े आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। एक एक करके बोलिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपकी तेलुगु भाषा बोली जाती है। मलयालम तमिलनाडु में भी बोली जाती है, तमिलनाडु, केरला, केरला, कैसे होता है मलयालम, केरला। अभी क्या जिससे पूछते वो बोलता नहीं है। पता है मुझे सब भाषाएं आपको याद होंगी, यही नहीं आता तो फिर आपको कुछ नहीं आता है। मलयालम में मलयालम आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कर्नाटक में बोली जाती है, तेलंगाना में बोली जाती है, और ये तमिल भाषा। अब आप माइक ऑफ कर दीजिए। मलयालम भाषा आपकी मुख्य भाषा केरला की है, मलयालम मुख्य केरला की है। तेलुगु भाषा आपकी आंध्र प्रदेश की है और तेलंगाना में तेलुगु मुख्यतः बोली जाती है। उसके बाद आपकी कन्नड़ भाषा जो है वो आपकी कर्नाटका में बोली जाती है और तमिल भाषा आपकी तमिलनाडु में बोली जाती है। ये मुख्यतः आपकी चार भाषाएं हैं। बोलने के लिए तो लखनऊ में भी तमिल वाले मिलेंगे, आपको वाले मिल जाएंगे, मलयालम वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो मुख्यतः भाषा है वो मैंने आपको बताई कि ये चार भाषाएं थे। चार भाषाएं क्लासिकल भाषा कहलाते हैं। इसलिए आपको सर क्लासिकल लैंग्वेज तो 6 है ना? देखिए बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। किसी का तो ऑफ कीजिए। मैं समीर 92, रितेश 84, समीर 92, रितेश 84। आप लोग माइक बंद कीजिए, या क्लास में मन नहीं लग रहा है तो आप लोग क्लास अपनी इच्छा से छोड़ के चले जाइए। नहीं तो अगर 2-3 बार अगर हमको एक नाम मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, एक ही नाम को यदि मुझे 3 बार टोकना पड़े तो वह निश्चित समझे कि वो क्लास से चला गया है। ठीक है? हम या मैम जब भी आपको बताते हैं, आप लोगों के लिए बहुत डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, बहुत जानकारी लाते हैं, वो आपको 1 घंटे में ही बताना है। तो आप लोगों को जो चीज बताई जा रही है उसको अच्छे से सुन लीजिए। उसके बाद क्लास के बाद आप लोगों को 5-10 मिनट हम लोग बोलने का मौका देते हैं, तब आप लोग बोलिए। मैं बता रहा था कि भाषाएं किस तरीके से या ज्योग्राफी किस तरीके से व्यक्ति के पर्सनालिटी पे प्रभाव डालती है। इसी तरीके से अगर आप इस्लाम धर्म में देखें तो इस्लाम धर्म का ओरिजिन जो अधिकांश कंट्रीज हैं वो मिडिल ईस्ट से है, मध्य एशिया से है, जहां पे ज्यादा गर्मी रेगिस्तान का है। तो उनका पहनावा वगैरह अगर आप देखेंगे तो वो सिंपल ही पहना। अगर कोई सऊदी अरब, दुबई या कतर वगैरह में जो भी गल्फ कंट्रीज हैं, जो भी सेंट्रल एशिया के देश हैं, और अगर आप वहां पे कोई कोट पैंट और स्वेटर वगैरह पहन ले तो वो नहीं पहन सकता। वहां पे सिंपल कुर्ता पजामा ही पहना जाएगा। क्योंकि रेतीली आंधी आती है इसलिए चेहरा ढक के रहना पड़ेगा। तो ये पूरे के पूरे पहनावा जो होता है ये किसी धर्म विशेष से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। यदि मिडिल ईस्ट में कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी में कोई भी धर्म के लोग रहेंगे तो उनको वही पहनावा पहनना पड़ेगा जो उनके लिए वहां पे हितकर होगा। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन अगर कोई वहां पे आ रहा है तो वो उस तरीके के कपड़े पहन के रखे जो कि नॉर्वे, डेनमार्क या स्वीडन में पहने जाते हैं, क्योंकि वहां पे सर्दी ज्यादा होती है। या फिर कोई सऊदी अरब का पर्सन अगर नॉर्वे जा रहा है जहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और वहां पे आके सिंपल कुर्ता पजामा ही पहने रहे। तो ये पहनना। दूसरा, खाना। नॉर्थ इंडिया में आपको अधिकांश वेजिटेरियंस लोग मिलते हैं। इसका रीजन एक है क्योंकि नॉर्थ इंडिया जो अभी हम आपको पढ़ाने जाएंगे, उत्तर भारत का जो 4 भागों में विभाजन है वो कल आपको बताएंगे। वहां पे दुनिया की सबसे उपजाऊ इलाका है, वर्ल्ड का सबसे फर्टिलाइज लैंड है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स, अनाज वगैरह उपजाऊ होते हैं। तो जब खाने के लिए इतनी सारी चीजें उपलब्ध हैं और जहां पे उपलब्ध ही नहीं है वहां पे लोग क्या खाएंगे? आप साउथ में देखिए, साउथ के लोगों को चावल चाहिए, ठीक है। दक्षिण भारत के लोगों को, बंगाल के लोगों को मछली चाहिए, क्योंकि उसका वहां पर प्रोडक्शन
ज्यादा है। तो ये पूरी की पूरी चीजें मेरा आप लोग को बताने का उद्देश्य एक है कि जब भी आप किसी पर्यटक को देखें, उसकी रुचि, उसका स्वभाव, उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं आप एक बार में समझ जाएं। यदि आप लोगों ने जो भी पर्यटन का काम करते हैं या जो लोग गाइड हैं, हम लोगों को इतना अनुभव हो जाता है, कोई पर्सन खड़ा हो जाए 1 घंटे के लिए, हम लोग उसका जनपद बता देंगे किस जनपद से है। आप लोग ही बता देते होंगे, तो पूर्वांचल से है क्या? क्योंकि उसकी भाषा अलग तरीके की होगी। हरियाणा वाला थोड़ा अलग तरीके से बोलेगा, इंग्लिश ही बोले, हिंदी बोले, साउथ वाला। तो ये अनुभव आपको भारतीय डोमेस्टिक टूरिस्ट के साथ साथ इनबाउंड टूरिज्म में भी आप लोगों को अपने इस अनुभव का उपयोग करना है, ताकि आप पर्यटक को आते ही समझ जाएं कि यूरोपियन है तो इसका इंटरेस्ट किस में होगा, ये अफ्रीकन है तो इसका इंटरेस्ट किस में होगा, ये एशियन है, साउथ ईस्ट एशिया से है, मिडिल ईस्ट से है, या आपका ईस्ट एशिया से है। तो ये आपको अपने दिमाग में पूरा मैप बैठाना पड़ेगा, ज्योग्राफी। और ये चीजें एक दिन में, हमारे एक दिन की क्लास से नहीं आती हैं, ये आपकी आएंगी अनुभव से। जब आप पर्यटन में अनुभव करेंगे, स्टडी से, आप कोई भी चीज, मैं सारे बैच में कहता हूं कि गूगल देखना तो ठीक है, लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में आपको स्पोर्ट्स पसंद है वो पढ़िए, मूवी वाला चैप्टर पसंद है वो पढ़िए, लेकिन कुछ पढ़िए, पढ़ेंगे तो दिमाग पे आएगा। इसी तरीके से आप लोग दुनिया भर की चीजों में भी इंटरेस्ट डालिए। ये नहीं कि आपने केवल यहाँ पे हमने बताया, गाइडिंग कर लिया, आगरा का ताजमहल सीख लिया, बनारस के घाट, सारनाथ का बौद्ध स्तूप और हो गया। दुनिया के बारे में सीखे, तब आप अपने दिमाग को बहुत खुला और विकसित रख पाएंगे। तो ये हमने आपको पर्यटन भूगोल के बारे में बताया कि जो भी व्यक्ति का रहन सहन, उसका खाना पीना, उसका कद काठी, उसकी बोली बानी, ये डिपेंड करती है, किसके डिपेंड करती है? पवन कुमार 66, अपना माइक खोलिए। पवन कुमार 66, पवन कुमार 66। मैंने अभी तक क्या क्या बताया पवन जी आपको? ज्योग्राफी से क्या क्या प्रभावित होता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, माइक ऑफ कर लीजिए, हम किसी और से बात करते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप चूंकि शॉप पे बैठे हैं, ठीक है? तो बताइए, मोहसिन खान 51, माइक खोले हैं आप? मोहसिन खान 51। यस सर। आप बताइए, मैंने अभी क्या बताया पर्यटन ज्योग्राफी के बारे में, टूरिज्म ज्योग्राफी? सर ज्योग्राफी के बारे में आपने बताया जैसा कि सर किसी व्यक्ति का रहन सहन, ड्रेसिंग सेंस और जो अपना जो भोजन का होता है सर, उसके बारे में आपने बताया। जिस कंट्री का होता है उसी को उसी में रहना पड़ता है। ठीक, बंद कर लीजिए। हमने ये बताया कि ज्योग्राफी, भूगोल, व्यक्ति के रहन सहन, पहनावा, भोजन, आदतें, संस्कार, कल्चर, उसका इस सब का सब इफेक्ट करती हैं, इन पे प्रभाव होता है ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा। ठीक है, ये हमने आपको बताया, कई सारे हमने आपको उदाहरण दिए, दुनिया भर के दिए। अब आप लोगों को प्रारंभ करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश जहां पे आप रहते हैं, वह भारत का एक राज्य है, और उत्तर प्रदेश भी अपने आप में एक अलग से देश की ही यूनिट आप समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ के ऊपर है। 20 करोड़ के ऊपर उत्तर प्रदेश की आबादी है। इतनी है कि नहीं है? ठीक है, और जो दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल का देश कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? रूस का है। रूस। हाँ ठीक है, शायद 105, आपने रूस बताया है। बंद कर लो माइक भैया। ठीक है, तो ये रूस इन्होंने बताया, रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। भारत 7वें स्थान पे आता है, मतलब भारत जैसे 7 देश रूस में बन जाएं। और रूस की पॉपुलेशन कितनी है? 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़। इसके बाद रूस के बाद दूसरा नंबर किसका आता है क्षेत्रफल में? चाइना। अमेरिका का है? यूएसए, कनाडा, चाइना, कनाडा जो भी हो, कनाडा भारत से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, अब इसको, हाँ चाइना भी है, चाइना की आबादी ज्यादा है, तो कनाडा की बात कर रहे हैं, चाइना की बात नहीं कर रहे हैं। कनाडा भारत से 5 गुना बड़ा है, और पूरे कनाडा की जो आबादी है आपको मालूम है कितनी है? 3 करोड़, केवल 3 करोड़। आपका आगरा, हाथरस, ठीक है, और अलीगढ़
और इधर इटावा, मैनपुरी, एटा, ये जनपद मिला के ही पूरा का पूरा पॉपुलेशन बन जाती है केवल कनाडा की। ठीक है, तो हमारा देश कितना बड़ा है, और उत्तर प्रदेश 20 करोड़ की आबादी का है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा विविधता है, इतनी ज्यादा आबादी है, और उत्तर प्रदेश को यदि हम लोग मुख्यतः भागों में बांटे तो उत्तर प्रदेश को 4 प्रमुख इकाइयों में हम लोग बांटते हैं। पहला है पूर्वांचल, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट है। दूसरा है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, इवन आगरा को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आपका लिया जाता है। ये पूरा का पूरा जो पश्चिमी भाग है उत्तर प्रदेश का, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश है, अयोध्या, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, ये जो पूरा का पूरा जनपद है, ये गोंडा, बहराइच, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए। तो मेरी नहीं, आप ही को हो रहा होगा, और किसी को नहीं हो रहा है, और किसी को नेट इशू नहीं हो रहा है। सर आप ऐसे ही पहले भी आया था, इससे पहले मैम जी जब ट्रेन कर रही थी जब इशू आ जाता है। आपके नेट में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपका इंटरनेट थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा होगा, हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नितिन तिवारी 65। यस सर। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस सर आ रही है। हाँ, वो मुझे पता है, जो आप भाई साहब बोल रहे हैं, आपको मैडम की क्लास में प्रॉब्लम हो रही थी, आपका नेट खत्म हो गया होगा, आप अपना नेट पैक चेक कीजिए। इसीलिए मैंने कल बोला था कि आप लोग अपना नेट बचा के रखिए, ठीक है। अगर आप लोग अपना नेट पैक बचा के नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए यहाँ पे 126 लोग जुड़े, उनको प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जनपदों का नाम लिया, इसका क्षेत्र किसी ने नहीं बताया। मैंने 2 क्षेत्र आपको बताए, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और बीच में मैंने कुछ जनपद का नाम लिया कि ये कौन सा क्षेत्र है, बताइए। लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, हरदोई, सीतापुर, इनको क्या कहेंगे? अशोक कुमार 06 यूपी, ये सेंट्रल यूपी, ठीक है, सेंट्रल यूपी इनको कहते हैं। और इस पूरे इलाके को सांस्कृतिक रूप से अवध भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस आपका पूर्वांचल, सेंट्रल यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक और उत्तर प्रदेश का इलाका बचता है जो उत्तर प्रदेश का यमुना नदी के नीचे वाला इलाका आता है, जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है। उसके जो जनपद हैं वो हैं झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। इस जनपद, इस पूरे इलाके को क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की 4 इकाइयां हैं। पूर्वांचल में आपका आजमगढ़, बलिया, बनारस, चंदौली, जितने भी में आपके प्रयागराज, ठीक है, भदोही, मिर्जापुर, ये पूरा का पूरा पूर्वांचल आपका ईस्टर्न में आता है। इसके बाद आपका मऊ, आजमगढ़, बहुत सारे जनपद हैं, 25-30 जनपद हैं। इसके बाद आपका बुंदेलखंड, अवध, इसको सेंट्रल यूपी बोलते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए 4 यूनिट उत्तर प्रदेश की मुख्यतः सांस्कृतिक रूप से विभाजित है। ये नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश 4 भागों में विभाजित है, 4 जगह, ये तो कल्चरल डिवाइडेड है। जैसे आप लोग आगरा में बोलते हैं ना कि आगरा का ये इधर इलाके में ये आपको अच्छा है, इधर का ये, तो उत्तर प्रदेश के यूनिट की जब हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को ये 4 बड़े भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। इन चारों जगह का अगर आप लोग देखेंगे, इंडिया तो छोड़ दीजिए, किसी पंजाब के लड़के की और आसाम के लड़के की आप तुलना नहीं कर सकते। उनका रहना भी अलग होगा, खाना पीना अलग होगा। आप किसी केरला के लड़के की और हरियाणा के लड़कों को अगर आप दोनों लोगों से मिलेंगे तो बिल्कुल एंटायर डिफरेंट लगेंगे। वो है इंडियन, लेकिन उनका बोलना, उनका कल्चर और उनकी रुचि, उनका खाना पीना बिल्कुल अलग होगा। इसी तरीके से अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो पूर्वांचल का कल्चर अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कल्चर अलग है, अवध का कल्चर अलग है, और बुंदेलखंड का कल्चर अलग है। इवन बोलियां भी अलग हैं। मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, बोली की बात कर रहा हूं। बोली भाषा का ही एक उपरूप होती है, ठीक है। भाषा वह होती है जिसकी एक लिपि होती है, और बोली वो होती है जिसके उपरूप होते हैं। जैसे आपका
अवधी जो भाषा है वो हिंदी का ही एक उपरूप है, ठीक है। आपका भोजपुरी में भी अगर आप पूर्वांचल में जाएंगे तो वहां भी 3-4 तरीके की भाषाएं हैं। जो भी अगर आप लोगों में से कोई पूर्वांचल का हो, वहां भी 3-4 तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। यदि आप लोग वहां रहें और आप लोगों को उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छे से अनुभव है तो आप समझ जाएंगे कि ये भोजपुरी बोल रहा है, ये बनारसी बोल रहा है। बनारसी अपने आप में भाषा अलग है, ठीक है, वो भोजपुरी से मिलती जुलती तो है लेकिन वो भाषा ही पूरी अलग है। यह बनारसी बोल रहा है, भोजपुरी बोल रहा है या बलिया की भाषा बोल रहा है। बलिया शहर की एक अलग ही भाषा है। हाँ सर, बनारसी भाषा जो भोजपुरी है वो काशी का शायद कहलाता है, काशी का। हाँ, उसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप देखें कितना ज्यादा विभिन्नता है, कितनी ज्यादा विविधता है हमारे ही प्रदेश में। और इसी तरीके से अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लेंगे तो आपका जो एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, आगरा, यहाँ की भाषा अलग है ना, अलग भाषा, ब्रज वाली, मथुरा वाली भाषा अलग आती है। उसके बाद अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ, वो बिल्कुल अलग भाषा है, जबकि ये पूरा का पूरा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इसी तरीके से बुंदेलखंड की भाषा अलग है। तो आपके ही उत्तर प्रदेश में 4-5 तरीके की बोलियां बोली जाती हैं। अब देखिए आपके उत्तर प्रदेश में कितनी विविधताएं आपको मिल रही हैं। तो जब इतनी तरीके की विविधता है तो निश्चय है कि इतने तरीके की सांस्कृतिक विविधता भी होगी। जब सांस्कृतिक विविधता होगी तो व्यक्ति के रहन सहन में भी विविधता आएगी, पूजा पद्धति में विविधता आएगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा विविधताएं हैं। और इसीलिए भारत में दुनिया के बहुत ज्यादा पर्यटन स्थल हैं। क्योंकि अगर आप पूरे यूरोप में ले लीजिए तो यूरोप में 80% तो केवल क्रिश्चियन ही रहते हैं। तो अधिकांश 80% जो धर्म होंगे वो तो जो धार्मिक स्थल होंगे वो क्रिश्चियन के होंगे। पूरे यूरोप में 60% इंग्लिश बोली जाती है। पूरा का पूरा यूरोप 100% यूरोप ठंडा रहता है। अब भारत में उत्तराखंड में सर्दी पड़ती है, राजस्थान में गर्मी पड़ती है, साउथ में थोड़ा उमस का माहौल रहता है, गोवा महाराष्ट्र का अलग वेदर रहता है, नॉर्थ ईस्ट में बारिश भी बरसती रहती है। तो आपके यहाँ जितनी विविधता होगी उतनी तरीके का प्राकृतिक स्वरूप होगा। प्राकृतिक स्वरूप होगा मतलब उतने तरीके के पर्यटन के लिए उतना उपयोगी वो क्षेत्र है। इसीलिए अगर आप उत्तर प्रदेश की यूनिट को देखें तो उत्तर प्रदेश भी पर्यटन के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। जहां पे पर्यटन का टूरिज्म प्रोडक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टूरिज्म की विशेषता है हिट्रोजेनिटी, विविधता। जहां पे ज्यादा विविधताएं होंगी वहीं पे ही पर्यटन में आपको इंटरेस्ट आएगा। तो उत्तर प्रदेश को हमने 4 हिस्सों में आपको बताया। और उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है। किस भारत का इतिहास जैसे ही प्रारंभ होता है उत्तर प्रदेश का भी इतिहास होता है। इवन मेरठ के पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो की साइड की भी कुछ इलाका मेरठ, रंगपुर वगैरह में मिलता है। इसके बाद आपका बौद्धिज्म साइड भी, जब बुद्धिज्म आप देखेंगे, जैनिज्म देखेंगे, जैन सर्किट जब हम पढ़ाएंगे 24 तीर्थंकर में से 15-20 तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए हैं, लगभग 15 तीर्थंकर। और जो जैनों में सबसे प्रमुख तीर्थंकर हैं जो पार्श्वनाथ, जिनकी सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं। पार्श्वनाथ की जन्मस्थली कहाँ है? बनारस का कौन है, कौन बताएगा? पार्श्वनाथ कहाँ पैदा हुए? बनारस, बेलूपुर सर। बनारस में भी कहाँ पैदा हुए रितेश बताइए? बेलूपुर। गुड, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैनिज्म में महावीर स्वामी आखिरी प्रवर्तक हैं। उनके पहले 23 में पार्श्वनाथ थे, जिनकी जैन की सबसे ज्यादा मूर्तियां पार्श्वनाथ की। जब जैन सर्किट हम आपको बताएंगे तब उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैनिज्म के बाद बुद्धिज्म, जब 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद आप लोग इतिहास जो पढ़े होंगे, काशी, कौशल, बज्जी, अवंती, ठीक है, ये 16 महाजनपदों में पूरे भारत को बांटा गया था। पाटलिपुत्र और ये 16 जो महाजनपद हुआ करते थे, इसमें भी अधिकांश महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही थे। ये आपको बता रहे हैं बुद्धिज्म पीरियड की बात, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने भी अपना अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में ही दिया है, क्योंकि उनकी जो आपके 16 महाजनपद जो थे, मगध, कौशल, अंग, काशी, गांधार, बस, अवंती, सूरसेन जहां पे आप लोग आते हैं वो सूरसेन कहलाता था, ठीक है। वत्स जनपद, अंग, काशी जनपद अलग था, उज्जैनी, मगध, तो ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ, वो भी उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध ने जब अपना
उन्होंने अंतिम शरीर जब छोड़ा, जिसको बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वह भी उत्तर प्रदेश में ही है, कुशीनगर। हिंदुज्म के सबसे हिंदुज्म के बड़े बड़े तीर्थ जो 12 जो हिंदुज्म में अवतारवाद की एक परंपरा है, जो अभी आप लोगों को जब सर्किट पढ़ाएंगे हिंदुज्म वगैरह के बारे में बताएंगे, ऐसा जैसे अलग अलग धर्म में, इस्लाम में एक परंपरा है कि अल्लाह के नबी आते हैं, गॉड के मैसेंजर आते हैं। हिंदुज्म में ये मानना है कि जो 3 देवता हैं विष्णु, उनके ही रूप में उनका अवतार होता है, जिसमें 10 अवतार जिनको माना गया है। तो हिंदुज्म में भी जितने अवतार हुए हैं उसमें से अधिकांश अवतार की जन्म भूमि और कर्म भूमि भी उत्तर प्रदेश है। राम, कृष्ण और ये तो 2 महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश जो हिंदुज्म के सबसे बड़े देवता हैं भगवान शंकर, जिनके बारे में कहा जाता है काशी भगवान शिव की नगरी है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो आपको बहुत विविधता मिलेगी। इस्लाम के भी अधिकांश जो दरगाह हैं, जिसका सलीम चिश्ती की दरगाह, बाराबंकी की दरगाह, अभी दरगाह सर्किट भी है, ठीक है, और बरेली में और कचौचा शरीफ, जाय शरीफ, बहुत सारी दरगाहों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलेंगी। सिखिज्म के भी उत्तर प्रदेश में आपको कुछ गुरुद्वारे हैं जो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। चर्चेज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, बनारस, झांसी, इस जैसे इलाकों पे जो कॉलोनियल पीरियड में रहे, यहाँ पे बहुत आपको ब्रिटिश पीरियड की स्पेशली आपको 19वीं और 18वीं सदी की बहुत खूबसूरत चर्चेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता के साथ साथ भौगोलिक विविधता भी है। पूर्वांचल की परेशानी क्या है? बाढ़। पूर्वांचल में हर साल बाढ़ आती है और बुंदेलखंड में हर साल सूखा पड़ता है, ठीक है ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने उपजाऊपन के लिए फेमस है। तो ये उत्तर प्रदेश में बहुत विविधताएं हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको ये सामान्य जानकारी है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जनपद आते हैं। 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश में चित्रकूट है, भगवान राम का भी यहीं पे जन्म हुआ। यहीं पे बनारस, जो हम आपको बता चुके, बौद्ध कल्चर भी यहीं पे है। यहीं पे अगर आप लोग मध्यकाल में देखेंगे तो मुगलों का भी अधिकांश समय यहीं पे रहा। मुगल डायनेस्टी भी आगरा ही, अधिकांश आगरा, फतेहपुर सीकरी भी इनकी राजधानी रही, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश में भी, ब्रिटिश ने अधिकांश जो आगरा प्रेसिडेंसी वगैरह ये कहलाता था। अगर आप लोग प्लासी का युद्ध पढ़े, बक्सर का युद्ध, तो ये भी अवध के नवाब के साथ वगैरह ही हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश को हम लोग भारत के इतिहास से अलग कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति में हम लोग देखें तो लखनऊ की बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और भी उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोगों ने इसको किया। आज भी भारत के राजनीति में सबसे ज्यादा दखल किस प्रदेश का होता है? किस प्रदेश का होता है? आलोक कुमार 06 यूपी का। क्यों? हाँ, मोदी जी बेचारे यहाँ से 60 सीटें हार गए तो उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ पाई, ठीक है। तो जहाँ पे 80 सीटें बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए और मोदी जी को भरोसा था कि अकेले 80 तो उत्तर प्रदेश ही दे देगा, और उत्तर प्रदेश ने उनको 30-33 ही दी है। तो उत्तर प्रदेश बहुत राजनीतिक रूप से अभी से नहीं, प्रारंभ से ही बहुत ज्यादा पावरफुल रहा है। भारत के अधिकांश प्राइम मिनिस्टर में से अगर आप प्राइम मिनिस्टर देखेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश से ही ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हुए। इवन वर्तमान में भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उत्तर प्रदेश, रुक 26 माइक ऑफ करो, वो भी उत्तर प्रदेश से ही के बनारस से ही सांसद हैं, ठीक है। तो ये आप पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए उसमें मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से ही सांसद हुआ करते थे। तो ये उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व भी अपने आप में बहुत है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग विधानसभा भी होती है। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सांसद जाते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 202 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2 सदनात्मक है, विधानसभा, विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले भी हैं और उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं, जिसको हम लोग कमिश्नरी बोलते हैं। जैसे आपका आगरा मंडल में कौन कौन से जनपद आते हैं? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, ठीक है। फिर आपका बगल का अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़ में आपका आता है अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। तो ये इन मंडलों में डिवाइड किया गया है। मंडल के बाद फिर आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया है प्रशासनिक इकाई के रूप में।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था। 1923 के पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज ही हुआ करती थी, उसके बाद उसको लखनऊ में ट्रांसफर किया गया। तो आप लोग कभी प्रयागराज में अगर गए हों, देखेंगे तो प्रयागराज में बहुत कॉलोनियल पीरियड की बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी, ब्रिटिश की बनाई हुई बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स आपको प्रयागराज में देखने को मिलेंगी। अधिकांश जो ऑफिस हैं, जैसे आपका रेवेन्यू परिषद, माध्य शिक्षा परिषद, लोक सेवा आयोग, हाई कोर्ट, वो सब का सब प्रशासनिक इकाइयां उत्तर प्रदेश के अधिकांश ऑफिस प्रयागराज में ही स्थित हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जनपद इलाहाबाद है, सबसे कम आबादी वाला जनपद महोबा है, और आपका सबसे घनी आबादी वाला जनपद, सबसे ज्यादा जहां पे डेंसिटी है, जहां पे बहुत ज्यादा घनी आबादी है, वो गाजियाबाद है। और सबसे कम आप जहां पे जनघनत्व है, जिसको डेंसिटी बोलेंगे, वो है आपका ललितपुर, जो कि आपका बुंदेलखंड इलाके में पड़ता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि ललितपुर में उतना उपजाऊ नहीं है अपेक्षाकृत, तो वहां पे भीड़ कम होगी। जहां पे रोजगार के साधन, उपजा या जीवन के साधन, जीवन रहने के हैं, तो वहां पे भीड़ भी ज्यादा होगी। राजस्थान में जनसंख्या ज्यादा क्यों नहीं है? गर्मी की वजह से कोई रह नहीं सकता। रूस में जनसंख्या क्यों नहीं है? क्योंकि रूस का आधा तो हिस्सा साइबेरिया का है, जहां पे 12 महीने बर्फ ही जमी रहती है। तो उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका सर्वाइवल भी है। यहाँ पे चारों ऋतुएं हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, स्पेशली आपकी गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, बेतवा, कैन, ये बड़ी बड़ी नदियां उत्तर प्रदेश का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको बहुत फर्टिलाइज लैंड बनाती हैं, बहुत उपजाऊ इलाका बनाती हैं। इसलिए यहाँ पे प्राचीन काल से लेके अभी तक सबसे ज्यादा जनघनत्व रहा है, क्योंकि जहां पे उपजाऊ होगा, जहां पे कृषि का साधन होंगे, जहां पे सर्वाइवल होगा, वहां पे लोग बाग आके रहेंगे, ये निश्चित है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, ये तो अभी आपको सर्किट पूरे पढ़ा नहीं है, सबका आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खान पान, आपका भी ये सर्किट है, मैडम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के खान पीने के बारे में। तो ये अभी आने वाले समय में आप लोग धीमे धीमे आप पूरा का पूरा पर्यटन के बारे में अपडेटेड होंगे, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी हमने आपको दी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां आप लोगों को याद होना चाहिए। आगरा किस नदी किनारे स्थित है? यमुना सर, यमुना नदी के किनारे। यमुना सर। अच्छा, यमुना की उत्तर प्रदेश में सहायक नदियां कौन कौन है? ये नहीं बता, कोई कौन बताएगा? सर दोबारा बताइए सर। यमुना की सहायक नदियां उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यमुना तो आगरा में आते आते दम तोड़ देती है। यमुना को पानी को बूस्ट कौन करता है, वहां तक ले जाते हैं सर गंगा, यमुना, बस ये गलत ना बोलो। गंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। चंबल, गोमती, चंबल कौन बोल रहा है, जरा नाम बताएं अपना। चंबल कौन बोल रहा था? सही बोल रहे थे, बंद मत करो। चंबल आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। सुनील बिल्कुल सही। ठीक है, यमुना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पानी यमुना को देके यमुना को आगे बढ़ा देती है नदी, उस नदी का नाम है चंबल। नदी का एक प्रवाह तंत्र होता है। नदी का जो आप लोग का माइक खोल के माइक ऑफ करना भूल जाते हो क्या? किसी भी नदी का, नदियां भी हम आपको बताएंगे जब भारत बताएंगे। नदियां दो तरीके की होती हैं, पेरिनियल रिवर, नॉन पेरिनियल, हिमालयन रिवर और प्लेटू रिवर। जो भी हिमालयन नदी है और प्लेटू रिवर है, हर रिवर का एक सिस्टम होता है। यमुना नदी आगरा में आते आते दम तोड़ देती है। यमुना में पानी इतना ज्यादा नहीं रह जाता है। यमुना में अगर आप लोग आगे देखेंगे तो चंबल रिवर यमुना को आगे पानी को बढ़ा देती है। जब राजस्थान मध्य प्रदेश में पानी बरसता है तो प्रयागराज और बनारस में बाढ़ आती है, क्योंकि चंबल का पूरा पानी यमुना में, यमुना का पूरा पानी गंगा में। ये पूरा एक सिस्टम है रिवर का, ठीक है। चंबल के पास ही यदि आप लोग देखेंगे, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये पर्यटन स्थल बहुत फेमस हो रहा है। एक पचनदा का नाम सुना है? किसने सुना है? 5 नदियां, कोई आप में से इटावा जनपद का रहने वाला है, औरैया का है, एटा का है, जालौन का है, हिंडन है, टोंस है, हिंडन है, बेतवा है, केन है। हाँ,
सही बोल रहे हैं, यमुना की टोंस है, हिंडन है, बेतवा है, केन है, ठीक है ठीक है और चंबल है। हाँ, मैं पचनदा की बात अलकनंदा कर भी रहा है। हूँ। मैं पचनदा जालौन जनपद में स्थित है। 5 नदियां आके एक जगह संगम बनाती हैं। यह उत्तर प्रदेश में है और इसको पर्यटन विभाग बहुत बड़े लेवल पे फेमस कर रहा है और इसको विकसित भी किया जा रहा है। उत्तांगन, गिरी सिंह, उत्तांगन, सेंगर और रिंद, गिरी, रिद्ध, ये सहायक नदियां हैं। गिरी सिंह, उत्तांगन और रिंद। ठीक है, अलकनंदा, भागीरथ, अरे अलकनंदा भागीरथ कौन बोल रहा है भैया? ये नहीं आता तो मत बोलिए। सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, अभी कोई माइक ऑन नहीं कीजिए। यमुना में आगरा के आगे चल के जालौन जनपद के पास और इटावा जनपद के पास, जहां पे 2 राज्यों का बल्कि 3 राज्यों का बॉर्डर होता है, एक तरफ राजस्थान, एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ मध्य प्रदेश, 3 राज्यों का एक जगह बॉर्डर आता है। उस इलाके को आप लोग चंबल नाम से ज्यादा जानते हैं। वहां पे 4 नदियां आके यमुना में मिलती हैं और यमुना सहित 5 नदियां हो जाती हैं। चंबल, पहुज, दसान, कुंवारी, सिंध नदी जो मध्य प्रदेश से मुरैना तरफ बहती है, सिंधु नहीं, सिंध नदी उसका नाम है, ठीक है, और यमुना, ये 4 नदियां आके अगर आप देखेंगे तो 4 नदियां आके यमुना में मिलती है। ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। यहाँ पे तुलसीदास द्वारा निर्मित एक मंदिर भी है और यहाँ के नजदीकी चंबल सेंचुरी है और इसको उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा बहुत विकसित किया जा रहा है। ये वर्तमान में इस तरफ जालौन जनपद पड़ता है, उधर इटावा जनपद आता है, इधर राजस्थान का धौलपुर जनपद पड़ता है और मध्य प्रदेश का मुरैना जनपद पड़ता है। ये इन जनपदों का मिक्सअप है। यहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है। ये 4 नदियां चंबल, कुंवारी, सिंध, पहुज, ये 4 नदियां आके यमुना में मिलती हैं तो इसको पचनद बोलते हैं। यहाँ पे 5 नदियों का संगम है। इसके बाद यमुना जब आगे बढ़ती है तो यमुना में मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी रिवर जो बुंदेलखंड होके बहती है, बेतवा का पानी यमुना में मर्ज होता है। इसके बाद हमीरपुर में बेतवा मिलती है। इसके बाद दूसरी नदी, बहुत बड़ी नदी है, ये भी मध्य प्रदेश से नदी आती है, दसान। उसके बाद कैन, टोंस, ये सब नदियां मिलकर यमुना में बहुत ज्यादा पानी लाती हैं। यमुना के सर एक नर्मदा नदी भी तो है। नर्मदा का यमुना से कोई संबंध नहीं है सहबाज, ठीक है। तो ये मैं यमुना का आपको बता रहा था कि ये यमुना का प्रवाह क्या बोल रहे हैं आप सहबाज? नर्मदा यमुना से क्या संबंध है? सॉरी सर, मैं ये कॉल आया था सर मम्मी का, ये इसलिए मैंने सर उठा लिया था, सॉरी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप पहले अपनी आवाज क्लियर कीजिए। नर्मदा का उत्तर प्रदेश से भी कोई संबंध नहीं है, नर्मदा का यमुना से भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो मैं जब मैं बोल रहा हूँ उसी को सुन लो भाई साहब, ठीक है। हाँ, हिंडन नदी है, हिंडन नदी आप बोल रहे हैं। कई नदियां हैं, मैं जो आपको प्रमुख नदी आपको बताया। हिंडन नदी है आपकी गाजियाबाद के आसपास मिलती है, ठीक है। तो और भी कई नदियां हैं जो आपको मैंने इधर आगरा के आगे का मैं बता रहा हूँ, जो हिंडन नदी आगरा के पहले मिलती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया प्रश्न, तो ये मेरा एक उदाहरण देने का था कि नदी का प्रवाह तंत्र होता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां बहती हैं, हिमालय से कुछ सारी नदियां आती हैं, कुछ आपकी पठार की नदियां हैं। पठारी नदियां जो हैं वो आपकी बेतवा, कैन, टोंस, ये आपकी पठार जो प्लेटू से निकलती हैं नदियां, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं वो आपकी गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, ये आपकी बहुत बड़ी नदियां हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए उत्तर प्रदेश अपने आप में एक काफी विविधतापूर्ण प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बताने पहुंचे तो उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा अपने आप में प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किस वर्ष अलग हुआ, कौन बताएगा? 2009 में सर। अरे सर 2000 में सर, 9 नवंबर 2000। हाँ, ठीक है। तो मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग हुए लगभग 23-24 साल लगभग हो गए हैं। तो पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का भाग था। अब अगर आप लोग सोचो, यदि आप लोग उत्तराखंड गए हो तो सुदूर उत्तराकाशी के किसी व्यक्ति को अगर हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो उसे प्रयाग पड़ता था, ठीक है। इसीलिए प्रशासनिक इकाई के कारण उत्तराखंड को अलग किया गया। आज भी उत्तर प्रदेश की कई जगह 2000 को हुआ।
आज भी उत्तर प्रदेश की कई बार डिमांड होती है कि उत्तर प्रदेश को भी अलग कर दिया जाए, क्योंकि यदि आप लोग कोई नौकरी करते हो तो उसका कष्ट समझ सकते हो। कोई बलिया का लड़का है और उसकी पोस्टिंग सहारनपुर में हो जाए, या कोई श्रावस्ती का बच्चा है उसकी पोस्टिंग ललितपुर में हो जाए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की अभी भी कई लोग डिमांड करते हैं। वो पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भी उत्तर प्रदेश अलग है। आप लोगों को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को समझना है, जो कि हमने कोशिश की समानता आपको बताने के लिए। तो हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल जो हम आपको बताएंगे वो आपको बताएंगे टूरिज्म ज्योग्राफी इंडिया के बारे में, और हल्का फुल्का वर्ल्ड के बारे में, और पर्यटन संगठन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप लोगों को जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं वो लोग आप लोग बताएंगे। जैसे पर्यटन का सबसे बड़ा संगठन है WTO, UNWTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, आईटा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, टाई, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आईटो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, इकाओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, यूनेस्को, ASI, इनके बारे में हम लोग ब्रीफली कल चर्चा करेंगे। यदि आप लोग भी इनके बारे में कुछ पढ़ के आए तो हमें अच्छा लगेगा। संक्षिप्त में इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, कौन सा प्रदेश कहाँ है, वहां पे क्या है, प्रमुख चीजें क्या है, प्रमुख पर्यटन कहा जाता है कि जो भी विश्व के प्रमुख देश हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनके बारे में यदि किसी को कोई नॉलेज हो तो आप लोग पढ़ के आए तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं तो हम तो है ही बताने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास उत्तर प्रदेश की हम और पर्यटन भूगोल की यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप लोग बताना चाहते तो बता दीजिएगा। आज भी ज्योग्राफी क्लास थी, कल भी ज्योग्राफी क्लास हो, और अगर आप लोगों के पास एडिशनल नॉलेज है तो आप लोग शेयर किया कीजिए, ताकि आप लोगों से और लोग भी लाभान्वित हों। आप लोग 126-27 लोग जुड़ते हैं, तो यदि आपके पास किसी के पास जो भी नॉलेज हो तो उसको अपने पास ना रखिए, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ना चौरहारम, ना राज्यहारम, ना भ्रात भाज्यम, ना चौभारकारी। ना चौरहारम, ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना राजा छीन सकता है। ना चौरहारम, ना भ्रात भाज्यम, ना चौभारकारी। व्यक्ते वर्धत, जितना आप व्यक्त करेंगे उतना वर्धन होगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये किसी पुराण की सूक्ति है कि यदि आप अपने विद्या को, अपने नॉलेज को जितना एक्सप्रेस करेंगे, जितना बांटेंगे तो उतना बढ़ेगा। लेकिन आजकल लोग मुफ्त का ज्ञान भी ज्यादा देते हैं, तो ऐसा ज्ञान फेसबुक और व्हाट्सएप से ना लीजिए। अपने ज्ञान को जो जहां से मिल रहा है, आजकल ज्ञान को क्रॉस वेरीफाई करने भी अनिवार्यता है, नहीं तो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी आपको मुफ्त का ज्ञान तो बांट ही रही है, ठीक है ना, जिसपे हम लोग सबसे ज्यादा ज्ञान लेते हैं। और दुनिया की सबसे ज्यादा दी जाने वाली एक वस्तु है और सबसे कम ली जाने वाली एक वस्तु है, वो है ज्ञान और सलाह। लोग बाग सबसे ज्यादा ज्ञान देते हैं और लोग बाग सबसे कम ज्ञान लेते हैं, तो इसलिए इसको आप लोग ज्ञान अर्जित करते रहिए, एक दूसरे को शेयर करते रहिए। हाँ बताइए भाई साहब, क्या बोल रहे थे? कौन बोल रहा था? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए सर, विधानसभा सीट और विधान परिषद सीट कंफ्यूजन था, कितना है? विधानसभा सीट है आपके यहाँ 402 और विधान परिषद सीट है 99। विधान परिषद पूरे देशों में नहीं होती है, देश में कई प्रदेशों में नहीं है। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्रा में पहले थी, उसके पहले जो है बता रहा हूँ। हाँ बताइए कहाँ है, बताइए सोनू कुमार, कहाँ है, बताइए कहाँ है? कर्नाटक, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। हाँ सर 8 राज्यों में, सर 8 में। ये तो बोले, बताइए कहाँ है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश पहले जम्मू कश्मीर में थी, उधर समाप्त हो गई है। आपका ये उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आंध्रा में थी, 8 में नहीं बची है, बहुत 5-6 में ही बची है। कर्नाटका में थी, वहां पे सॉरी आंध्रा में थी, वहां पे समाप्त कर दी गई है। वहां के इसके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू के पहले जगनमोहन रेड्डी, इनके फादर भी चीफ मिनिस्टर रहे वहां पे, उन्होंने समाप्त कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश में रह गई है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, बस हमारी सोने में इतनी जगह रह गई है। और विधान परिषद है नहीं। विधान परिषद
का इलेक्शन राज्यसभा जैसा होता है, इसका इलेक्शन अलग अलग तरीके का होता है। पॉलिटिकली क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। इसमें कुछ स्थानीय निकाय से आते हैं, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत लोग चुनते हैं, कुछ शिक्षक वाले आते हैं, कुछ स्नातक वाले आते हैं, कुछ को राज्यपाल मनोनीत करता है, वो कुछ विधानसभा के सदस्यों द्वारा जाते हैं। जैसे 23 विधानसभा सदस्यों पे एक एमएलसी बनते हैं। इसमें कुछ सीटें स्नातक वालों की होती है, वो अलग अलग कंसेप्ट है। और एक किस्म के इसको चोर गेट बोला जाता है विधानमंडल में एंट्री करने का। जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा मेंबर डायरेक्ट चुनाव तो लड़ते नहीं है, राज्यसभा भी इसी तरीके से है। राज्यसभा में कुछ सदस्य 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बाकी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पे जितनी विधायकों की जितनी ज्यादा संख्या होगी, उस पार्टी के उतने ज्यादा विधायक आएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में सामान्यतः 38 एमएलए पे एक राज्यसभा सदस्य जाता है, तो एक डिपेंड करता है। जैसे राज्यसभा सदस्य की संख्या आई थिंक 200 या 250 है, इस तरीके से आपके विधान परिषद की संख्या 99 है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 402 है। ठीक है, और कुछ भाई साहब आज के लिए सर मैं ये पूछ रहा था, जो अभी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी कंपोनेंट्स है उसकी पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे जो मैम ने पढ़ाया आज और कल पढ़ाया? जो हमने आपको कल भेजा था, आपने उसको देखा है? हाँ वो देखा सर। एक मिनट, आपने देखा है उसे? देखा है? मैंने फर्स्ट 3 पेजेस देखे हैं, पूरा नहीं देखा है। बस इसीलिए आप अगर देखते तो नहीं पूछते। आप उसको देखिए, जो मैडम ने पढ़ाया है वो पूरा उसी में है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो उसी में है। बाकी कुछ चीजें आपको नोट्स, ये तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नोट्स हम आपको कहाँ से लिख के दें? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, सामान्य सी जानकारी है, ये आपको नॉलेज होना ही चाहिए। और आपको जो ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि आपके पास वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। बाकी सामान्य चीजें आपको अपने से ही इंटरनेट से ही बेसिकली मिल जाएंगी। ठीक है, और कुछ हमें अगर आप नोट्स आपको हिंदी में अधिकांश प्रोवाइड कराए जाएंगे, कुछ इंग्लिश में होंगे। जिस तरीके के नोट्स